सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बिहार कोकिला के नाम से मशहूर प्रसिद्ध लोक गायिका का निधन हो गया, नाम बताइए। तो आंसर होगा शारदा सिन्हा। तो प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, जिनका भी 72 ईयर की उम्र में निधन हो गया और उन्हें मल्टीपल माइलोमा, एक दुर्लभ प्रकार का ये रक्त कैंसर है, ब्लड कैंसर है, वो इनको था और उसी कारण से इनका निधन हुआ। ये जो मल्टीपल माइलोमा है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये जो रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर है, ये किसे प्रभावित करता है। तो अस्थि मज्जा में प्लाज्मा कोशिकाओं को ये प्रभावित करता है, जिसके कारण इनका निधन हो गया। तो ये जो शारदा सिन्हा है, जिन्हें विशेष रूप से छठ पूजा के दौरान अपने गानों के लिए ये प्रसिद्ध थी, इनका निधन हो गया। कई पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं, जैसे कि 1991 में पद्मश्री मिला, सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, सन 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी पुरस्कार, सन 2018 में पद्म भूषण इनको मिल चुका है। अच्छा, छठ पूजा मैंने बोला ना अभी, छठ पूजा ये भी प्रश्न आ सकता है कि किस देवी देवता की पूजा होती है इस समय। तो सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया की। तो याद रखेंगे, शारदा सिन्हा का नाम इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से 2024 में, इस साल जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हुआ उनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि ऑप्शन से ही देख लो पहले तो, विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, निधन हो गया। और विवेक देबरॉय समिति के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि रेल बजट को आम बजट में मिलाने के लिए यही समिति जिम्मेदार है। अभी के.एस. पुट्टस्वामी के बारे में हमने पढ़ा था, केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज थे, निजता के अधिकार मामले में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। पी वेणुगोपाल की बात करें तो देश में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर थे। बाकी कुछ और नाम मैं आपको बताऊं। अच्छा, उससे पहले जैसे ये बिहार कोकिला है ना, तो आपके मन में आ रहा होगा कि भारतीय कोकिला भी तो होता है। किन्हें कहा जाता है भारतीय कोकिला? सरोजिनी नायडू को, या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया आप कह दीजिए। और इन्हीं की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न यही होगा कि वो दिन कब है, वो तारीख कौन सी है जब हम नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं। वे भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला गवर्नर भी बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। वैसे तो दूसरी महिला थी एनी बेसेंट के बाद, लेकिन भारतीय महिला में पहली थी वो। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। चलो देखो फिर, अभी अरुणा वासुदेव के बारे में हमने पढ़ा था, एशियाई सिनेमा की मां कही जाती थी, निधन हो गया। राकेश पाल का निधन हुआ था, भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल थे, 25वें नंबर के। आपको बताना है अभी 26वें नंबर के कौन बन गए। राम नारायण अग्रवाल अग्नि मैन ऑफ इंडिया, अग्नि मिसाइल के जनक थे। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री थे, इनकी ऑटोबायोग्राफी थी वन लाइफ इज नॉट एनफ। सालसेंग मर्राक मिस्टर क्लीन के नाम से जिनके नाम से जाने जाते थे, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, निधन हो गया। शोभना रानाडे ये गांधीवादी सामाजिक सुधारक थी। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंध था इनका। ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है और ये आंध्र प्रदेश का है। अंशुमान गायकवाड़ क्रिकेटर थे। पंडित राजीव तारानाथ सरोद वादक थे। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। सलाम बिन रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू लेखक। पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी, हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज की थी इन्होंने। पॉल अलेक्जेंडर अमेरिकी थे, द मैन इन द आयरन लंग के नाम से फेमस थे। गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर थे दत्ताजी गायकवाड़। और भारत की पहली ओरल यानी कि मौखिक गर्भ निरोधक गोली थी सहेली, उसकी खोज करने वाले डॉक्टर थे डॉक्टर नित्या आनंद, उनका निधन हो गया। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया, किराना घराने से संबंधित थी। मुनव्वर राणा मशहूर उर्दू गायक थे। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे, इनका भी निधन हो गया। उसके अलावा पी वेणुगोपाल भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति थे, बता दिया इनके बारे में मैंने आपको। और एक कनक राजू भी नाम याद रखना, तेलंगाना के गुसाड़ी लोक नर्तक थे, वे राजगुंड जनजाति से बिलोंग करते थे, इनका भी निधन हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम हमने रिवाइज किए, ध्यान में रखना। अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी हाल ही में फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने। तो प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने अपनी नई बुक लॉन्च की है, जिसका नाम है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। तो ये बुक भारत के विदेश नीति और इसके सबसे महत्वपूर्ण गठबंधनों के बारे में बताती है। तो बुक का नाम याद रखना है और किसने लिखा वो याद रखना है। चलो 2024 की कुछ और महत्वपूर्ण बुक्स मैं आपको रिवाइज करवाऊं।
जैसे कि अभी मोदी गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नाम की बुक लिखा तरुण चुग ने। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन बुक लिखी कल्पना शंकर ने, लॉन्च किया सौम्या स्वामीनाथन ने। भीम सिंह भारत के 75 महान क्रांतिकारी नाम से बुक लिखी। परिमल नाथवानी ने कॉल ऑफ द गिर नाम से बुक लिखी। प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यम इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक नाम से बुक लिखी। डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नाम से बुक लिखी। कुलदीप गुप्ता ने फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी नाम से बुक लिखी। अनिल रतूड़ी खाकी में स्थित प्रज्ञा नाम से बुक लिखी। मदर मैनी कम्स टू मी अरुंधति रॉय का मेमोयर है, आत्मकथा कह दो आप, अगले साल लॉन्च होगी ये। बॉब वुडवर्ड ने अभी वॉर नाम से बुक लिखी थी। और पॉलिटिक्स के 5 दशक, इसे लिखा सुशील कुमार शिंदे ने। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा, यानी कि बाल विवाह को खत्म करने का लक्ष्य। तो आंसर होगा 2030। तो याद रखेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 20 से 24 वर्ष की 25.4% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है। अच्छा, आपको याद होगा अभी असम सरकार ने भी राज्य में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक योजना शुरू की थी, इसी साल हमने पढ़ा था। उसका नाम है निजुत मोइना योजना। अगर मैं पूछूं उड़ीसा का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त हो गया है, तो आंसर करेंगे गंजम जिला, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसी तरह से एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य हमने कब का रखा है, एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य 2047 का। अब आप मुझे बताएंगे 2047 के लिए और कौन सा हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, ये आपका होमवर्क प्रश्न है। बाकी टीबी को खत्म करने का लक्ष्य हमारा 2025 है, तो मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। अभी हमने एक बीमारी को समाप्त कर दिया, मतलब WHO के अनुसार उस बीमारी से हम मुक्त हो चुके हैं। कौन सी बीमारी है वो? ट्रैकोमा, पढ़ा था हमने। अब इससे संबंधित 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि ये हमारे किस अंग को प्रभावित करता है, और ये जीवाणु जनित रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। कौन सा बैक्टीरिया है? ये थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल पड़े आपके लिए, लेकिन बताइए। फिर भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वीकली में भी बता दिया, मंथली में भी बता दिया, डेली में भी बता दिया, कौन सा बैक्टीरिया है। बाकी बात यहाँ पे राजस्थान की है, तो राजस्थान में आपको ले चलता हूँ। ये रहा महारो राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और कैपिटल जयपुर हो गई। गवर्नर है हरिभाऊ बागड़े, नए बने थे गवर्नर, याद रखना इनका नाम। और राजकीय पशु चिंकारा है, ऊंट भी है। राजकीय पक्षी गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है। राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। और कुछ टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, जैसे थम्बो टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और अभी लेटेस्ट बना था धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। भारत में सबसे बड़े अंतरदेशीय खारे पानी की झील इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, ये आपको राजस्थान में मिलेगी, सांबर लेक। वैसे सबसे बड़ी जो आप जानते हो जो लगून झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील, वो उड़ीसा में आपको मिलेगी, चिल्का लेक जिसे आप कहते हो। राजस्थान से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो अभी उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया था हमारी निर्मला सीतारमण जी ने। भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर में, ये प्रश्न एग्जाम में आया अभी। श्री कृष्ण गमन पथ बनाएंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर। अवनी लखेरा, ये एक पैराशूटर है, अभी गोल्ड लेकर के आई थी ये पेरिस जो पैरालंपिक्स हुए थे उसमें, ये राजस्थान से है। इस तरह से वो पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान ने अग्निवीरों के लिए भी कारगिल पैकेज की घोषणा की थी। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर ये राजस्थान पाली में मिलेगा। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहाँ शुरू हुई? अजमेर में। जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान के नाथ द्वारा में जो भगवान शिव जी की सबसे ऊंची स्टैच्यू बनी है, उसका नाम विश्वास स्वरूपम है। महिलाओं को पुलिस बल में 33% आरक्षण दिया जा रहा है। युद्ध अभ्यास 2024 एक्सरसाइज हुआ था भारत अमेरिका के बीच में, राजस्थान में ही। उसी तरह से अभी विषाणु युद्ध अभ्यास राजस्थान ने शुरू किया था अजमेर में। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना यहाँ शुरू हुई थी। और भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर ये कहाँ पे शुरू हुआ था? RAPP में, रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट में, यूनिट नंबर 7 में। उसके अलावा अभी स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा
अभियान ये भी 17 सितंबर 2024 को राजस्थान के झुंझुनू से शुरू हुआ था। उद्घाटन किया था हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। आईफा अवार्ड्स 2025 ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये 25वां संस्करण ही होगा इसका, सिल्वर जुबली। ये जयपुर राजस्थान में होगा। ये दूसरी बार है, इसके इतिहास में दूसरी बार है जब इसका आयोजन भारत में होगा। इससे पहली बार ये 2019 में हुआ था मुंबई में। अभी 2024 वाला भी याद रखना, अबू धाबी में हुआ था। उसके अलावा पहला आदि गौरव सम्मान समारोह अभी मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान में हुआ। भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युग की तो हमने पढ़ लिया पीछे। और भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ शुरू किया गया था या कहाँ हुआ? केवलादेव नेशनल पार्क में, जो आपको भरतपुर में मिलेगा, भरतपुर राजस्थान में। और अभी इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपो का आयोजन जोधपुर में हुआ था, जब ये तरंग अभ्यास का आयोजन हुआ था ना राजस्थान में उस वक्त। वैसे तरंग अभ्यास जरूर याद रखना है क्योंकि पहली बार इस तरह का हमने अभ्यास किया राजस्थान और तमिलनाडु में। तो राजस्थान से संबंधित ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने देख लिए एक बार। चलो अगला प्रश्न। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल में नितिन गडकरी ने कहां पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा पुणे में। तो अभी हमारे सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, और इन्होंने ही अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। ये पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका के परवाड़ी गांव में तैनात किया गया है या स्थापित किया गया। बनाने में लागत आई है 400 करोड़ रुपए, और इसमें जैन मूल्यों का सार प्रस्तुत किया गया है। और अमर प्रेरणा जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष जो हैं अभय फिरोदिया, वो इस अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र के संस्थापक हैं। तो ये इंद्रायणी नदी के किनारे बना ये जो संग्रहालय है, ये जो म्यूजियम है, भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा म्यूजियम है। कुछ और म्यूजियम्स में आपको रिवाइज कराऊंगा, उससे पहले नितिन गडकरी जी से ही 2-3 प्रश्न मैं आपको याद दिलाता हूँ। अभी नितिन गडकरी जी ने इसी साल ऑक्सीजन बर्ड पार्क, जिसे अमृत महोत्सव पार्क भी कहते हैं, इसका उद्घाटन किया था नागपुर में, नेशनल हाईवे 44 के किनारे। और नितिन गडकरी जी ने ही महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला भी रखी थी नागपुर में। नितिन गडकरी जी ने ही नागपुर में ही पहले निजी LNG सुविधा संयंत्र इसका भी उद्घाटन किया था। तो ये भी ध्यान रखो इनसे। बाकी मैंने अभी कहा आपको कि जो भी संग्रहालय म्यूजियम्स हमने पढ़े थे अभी तक करंट अफेयर्स में, वो सारे मैं आपको एक साथ रिवाइज करवाऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे अभी पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय, ये कहाँ पे बनेगा? तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के आदिचनल्लूर में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा नई दिल्ली में, जिसका नाम है युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया? स्पार्क। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया इंदौर में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापुजा में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय ये खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया मसूरी उत्तराखंड में। भारत के पहले खुले संग्रहालय जिसको नाम दिया शहीदी पार्क, इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। और देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? हैदराबाद में। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे खुला? तिरुवनंतपुरम में। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय को स्थापित किया गया दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के परिसर में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में बना, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है वहां पे। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय तो ये आपको मिलेगा चंडीगढ़ में। और वैदिक 3D संग्रहालय खोला गया वाराणसी में। अभी बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया था मोदी जी ने महाराष्ट्र के वाशिम में। और देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय ये आपको मिलेगा वाराणसी में। और अभी शायद कल ही हमने पढ़ा था एक सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला अभी कहाँ पे रखी गई है? तो राजस्थान के ब्यावर में। ये भी नोट कर लो, यहाँ पे ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रेक एग्जाम पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उनको बता दूं, बाकियों को तो पता है कि ये जो हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और ये एक्स्ट्रा जो रिवीजन सीट्स मैं आपको दे रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, ये सब आपको उस PDF में मिल जाएगा। डिटेल्ड PDF होती है वो फ्री में अवेलेबल होती है। कहाँ मिलेगी? तो अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, वीडियो अपलोड होने के 15 से 20 मिनट के अंदर वो PDF आपको अवेलेबल हो जाती है पूरे YouTube में। सबसे पहले
पीडीएफ जो देता है वो क्रिक एग्जाम देता है, और इसके अलावा इनकी प्रैक्टिस के लिए जो क्विज आती है, टेस्ट मैं आपको बना करके देता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो भी आपको सबसे पहले क्रिक एग्जाम पे ही मिलेगा। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होता है, या सिंपल सा प्ले स्टोर पे चले जाओ, वहां पे क्रिक एग्जाम सर्च कर लो, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। बाकी अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना प्लीज, और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। इतनी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है। बाकी तो चलो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, सबको पता है, ये तो न्यूज आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं। मैंने यूं नहीं पूछा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बन गए, वो सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन कौन से नंबर के बने हैं तो ये याद रखना 47 नंबर के, 47वें। और इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव इन्होंने जीत लिया है। और उन्होंने हराया किसे, तो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो उम्मीदवार हैं और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनको हरा दिया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये फिर से 4 सालों के लिए एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अगर यहाँ पे कमला हैरिस जीत जाती ना, तो एक प्रश्न ये बन जाता इनसे कि अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति ये बनती। खैर, अब डोनाल्ड ट्रंप ये दूसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे। इससे पहले भी ये 2017 से लेकर 2021 तक यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 4 सालों के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं। और अब ये किनके स्थान पे आएंगे, जो बाइडेन के स्थान पे आएंगे। और 20 जनवरी 2025 को ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। और उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे, जेम्स डेविड वेंस बनेंगे कमला हैरिस के स्थान पे। अच्छा, यहाँ पे ये जो पार्टी है, इन दोनों जो फेमस पार्टी है, इनके चुनाव चिन्ह जरूर याद रखना। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, जो वर्तमान में यहाँ पे जिनकी सरकार है, जो बाइडेन की सरकार डेमोक्रेटिक पार्टी की है, उसका चुनाव चिन्ह होता है गधा। गधा यानी कि डंकी, जिसका कलर होता है नीला। और जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी वो है रिपब्लिकन पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह होता है हाथी, ये लाल कलर का है, जिसके डोनाल्ड ट्रंप है। तो डी से डेमोक्रेटिक, डी से डंकी, ऐसे याद रख लो। लेकिन डी से डोनाल्ड ट्रंप मत कर देना, है ना। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के जो हाथी है। और ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसे वहां पे ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है। देखो, वैसे तो अमेरिका में अभी जो मैक्सिमम कार्यकाल है किसी भी व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने का, वो 2 बार ही बन सकते हैं 4-4 सालों के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एकमात्र व्यक्ति कौन है जो अमेरिका के 4 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1933 से 45 तक, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उनका नाम है। उस वक्त बन सकते थे, बाद में संशोधन हुआ यहाँ के संविधान में, और अब केवल 2 बार ही बन सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के, 47 नंबर के बने हैं। ठीक है। अमेरिका की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी है। आप लोग बताएंगे ये वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है। मैंने कई बार आपको बताया, ये आपका आज होमवर्क प्रश्न है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण देने के लिए अभी भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। तो अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को शुरू किया, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। और इस योजना के तहत बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा। इसके तहत हायर एजुकेशन के लिए 7.5-7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार अपनी तरफ से 75% क्रेडिट गारंटी देगी। और 8 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी वाले परिवारों के जो बच्चे हैं, उनको ब्याज पर 3% की सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जो एजुकेशन लोन होगा उनकी हायर एजुकेशन के लिए। तो इसके लिए कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, ये याद रखना। 2024 में कुछ और योजनाएं हमने पढ़ी थी, वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो अभी मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की, हर घर हर गृहिणी योजना हरियाणा ने, दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग ने, सुभद्रा योजना उड़ीसा ने, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश ने, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश ने, और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना भी इन्होंने। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना असम ने, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश ने, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात ने, तो राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना तेलंगाना ने शुरू की थी। तो यहाँ पे 10-11 योजना हमने और रिवाइज की, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है सारी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अगले प्रश्न में कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया। तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया है।
तो इस अभियान के तहत खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर निगरानी रखी जाएगी और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। यह है एंटी ओपन बर्निंग अभियान, जिसको दिल्ली ने शुरू किया। अब दिल्ली की बात करें, आपको बताया भी नई मुख्यमंत्री बन गई हैं आतिशी, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं ये। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। उसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं, अभी पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था। भारत में भी कहा, नई दिल्ली में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ। भारत ने दूसरी बार इसे होस्ट किया। और दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर जो स्थल है हुमायूं का मकबरा, उसके परिसर में देश का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन ये अभी नई दिल्ली में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहां पर अपना वैश्विक केंद्र शुरू किया, तो नई दिल्ली में। प्रोजेक्ट अभिशक्ति यहां शुरू हुआ। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन यहां हुआ। पहला आरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, जिसका उद्देश्य था आयुर्वेद को बढ़ावा देना। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट है। औषधि विनियामक प्राधिकरणों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज का आयोजन भारत में हुआ था। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में, और भारत ने पहली बार इसे होस्ट किया था। तो यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, जिनका संबंध कहीं ना कहीं दिल्ली से है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी, तो आंसर होगा 35%। तो अभी मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सरकार की सभी भर्ती प्रक्रियाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यह आरक्षण पहले 33% था, जिसे बढ़ाकर अभी 35% कर दिया गया है। अभी वैसे कुछ समय पहले राजस्थान में पुलिस भर्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% किया गया था, और कर्नाटक में भी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% किया गया था। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में एमपी। देखो, कैपिटल भोपाल हो गई, मुख्यमंत्री मोहन यादव और गवर्नर कौन है, मंगूभाई छगनभाई पटेल। यहाँ का राजकीय पशु बारासिंगा है, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली, और मछली है महशीर। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हम देखें तो पन्ना नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और कुनू नेशनल पार्क है। बाकी ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य ये मध्य प्रदेश है। वेटलैंड समिट 2024 ये इंदौर में हुआ। लोकपथ एप्लीकेशन यहाँ लॉन्च हुई। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिया गया के.एस. चित्रा को और 2022 का उत्तम सिंह को। शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ मध्य प्रदेश में। ये जनमन का मतलब होता है जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना। पिछले साल 15 नवंबर को ये शुरू हुई थी, अभी 1 साल पूरा होने वाला है इसे। किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य है ये, साल में 300 रुपए देगा। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन हुआ था ग्वालियर में, ये शूटर है। वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना यहाँ शुरू हुई। देश का पहला दिव्यांग पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। और पीएम मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ग्वालियर को यूनेस्को के संगीत शहर के रूप में चुना गया। सांची ये देश की पहली सोलर सिटी बनी। बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला, इसका उद्घाटन किया था अभी मोदी जी ने ग्वालियर में। इसका नाम है लाल टिपारा गौशाला। उसके अलावा भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट ये बनेगा पुणे में। अच्छा, पुणे महाराष्ट्र का है ये तो प्रश्न। बाकी मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो ये महाराष्ट्र वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया है। इस तरह से ये एक और पॉइंट भी यहाँ पे मुड़े वाला, ये महाराष्ट्र का है, ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 दिया गया। राजकुमार हिरानी डायरेक्टर है। और मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है निकिता पोरवाल ने, ये उज्जैन मध्य प्रदेश से है। तो मध्य प्रदेश से ये कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने एक बार फिर रिवाइज किए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी नवंबर 2024 में भारतीय नौसेना ने महासागर शिखर सम्मेलन के अभी कौन से संस्करण का आयोजन किया, तो आंसर होगा तीसरा संस्करण। तो भारतीय नौसेना ने अभी भारतीय महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन रीजन में समुद्री सुरक्षा को लेकर अपनी प्रमुख पहल महासागर शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। ये सम्मेलन वर्चुअली आयोजित हुआ है, यानी कि ऑनलाइन आप कह सकते हो। थीम भी है
इंडियन ओशियन रीजन में साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग। और इस शिखर सम्मेलन में 10 देशों के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया, मतलब 10 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अगर बात करें इस शिखर सम्मेलन, महासागर शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? भारतीय महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के सहयोग को बढ़ावा देना। हमारे जो नेवल चीफ है वर्तमान में कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। वैसे एयर चीफ मार्शल भी याद रखना अमरप्रीत सिंह है, और आर्मी चीफ भी उपेंद्र द्विवेदी है। तीनों सेनाओं के चीफों के नाम जो प्रमुख हैं उनके नाम याद रखना है, ये इसी साल नए बने थे क्योंकि, ठीक है। और भारतीय नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देख रहे हैं, अभी हाल में रॉयल एनफील्ड ने किस नाम से अपना अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड लॉन्च किया? तो आंसर होगा फ्लाइंग फ्ली। तो अभी रॉयल एनफील्ड ने अपना नया इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड लॉन्च किया है फ्लाइंग फ्ली के नाम से। ये फ्लाइंग फ्ली कंपनी का सबसे प्रतिष्ठित मॉडल्स रह चुका है, जो कि एक कॉम्पैक्ट और हल्का मोटरसाइकिल था जिसे 1940 के दशक में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। और अभी उसी नाम से या उसी नाम को फिर से इन्होंने यूज किया अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड के रूप में। फ्लाइंग फ्ली नाम है, याद रखना। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से आपको याद आएगा अभी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना। और भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक्सपोर्ट निर्यात करने वाली पहली एमएनसी कंपनी बनी थी सिट्रियन, जिसके ब्रांड एम्बेसडर आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी बने थे। एक वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे जरूर याद रखना, 9 सितंबर को होता है। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा अच्छी क्लास लगी होगी आपको। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। और अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बाकी क्विज और पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन को एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया? 5 नवंबर। भारत और किस देश के बीच विनबैक्स 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो वियतनाम और भारत। सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? राजस्थान में। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना किसने लॉन्च की? कर्नाटक। निंगोल चक्कोबा त्योहार कहाँ मनाया गया? मणिपुर। आईएमएफ के अनुसार भारत की दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये बनने की संभावना कब तक है? 2025-26। और किस देश के अभी माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन के सुपर फेदरवेट विश्व खिताब 2024 को किसने जीता? मनदीप जांगड़ा। फिर पूछ रहे हैं, चर्चा में रहे हरमीत देसाई का संबंध किससे है? टेबल टेनिस। और आखिरी प्रश्न पूछा था, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, असना जो चक्रवात आया था उसका नाम किसने रखा था? असना पाकिस्तान ने रखा था। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।